Hello students, good afternoon. Myself Devesh Kumar. I am a faculty of civil engineering and having a teaching experience of about 9 years. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. दोस्तों लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्वेश्चंस का, तो इस सेशन में हम ज्योमेट्रिक डिजाइन को ही कंटिन्यू करेंगे. ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको पता होगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस. ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है. तो लास्ट क्लास तक हम क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर चुके थे. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 91. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91. द सुपर एलिवेशन इज, ये ऑप्शन देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स. व्हीकल्स की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बी ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स. सी ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द पेवमेंट एंड डी ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द पेवमेंट. बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी पर क्वेश्चन है. बताइए क्या आंसर होगा. आंसर प्लीज. प्रदुमन बोल रहे ए आंसर. देखिए रिलेशन देखिए सुपर एलिवेशन का डिजाइन के लिए हम कितना लेते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2 आर. तो वेलोसिटी के साथ अगर डिपेंडेंसी देखे तो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, सुपर एलिवेशन बढ़ेगा. ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन है. ओके, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 92. देखिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ अ वेली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू. बताइए, जो लेंथ ऑफ वेली कर्व है, मिनिमम लेंथ हम कैसे उसको डिसाइड करते हैं, बताया था, इसको पहले डिस्कस भी किया था. वेली कर्व जो होते हैं दैट इज द सेग कर्व, इस तरह का कर्व होता है. और यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या होती है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिन में साइड डिस्टेंस सफिशिएंट होती है. लेकिन नाइट के टाइम में क्या होगा कि जो ये व्हीकल है इसकी हेडलाइट यहाँ पर सामने प्रोजेक्ट होगी, तो यहाँ पर जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो विजिबल नहीं होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ अ वेली कर्व और यू कैन से सेग कर्व. ओके, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो लेंथ ऑफ वेली कर्व है उसको डिजाइन करते हैं हम. और आपको पता होगा कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. मैथमेटिकली इसके बराबर होना चाहिए. तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है. ठीक है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ठीक है, एसएससी जेईई में पूछा, इसको मैथमेटिकली पूछा था एसएससी जेईई में. ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. बताइए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये, रिपीटेड है क्वेश्चन. द विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर मल्टी लेन पेवमेंट्स एज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस इज. बताइए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. मल्टी लेन पेवमेंट के लिए कैरीज वे की विड्थ कितनी, इट इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर लेन. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टेबल भी हमने नोट की थी, उसमें सारा डेटा था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94. A road stretch is designed for a limiting speed of 72 km per hour and is built with a material offering a coefficient of friction of 0.4 if the reaction time of the driver is 2.5 seconds and if there is two-way traffic on a single lane road. ठीक है, याद रखना two-way traffic बोला है on a single lane road. Then what is the stopping side distance? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछिए तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का एकमात्र फॉर्मूला हम पढ़ते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू कितना, 0.278 कैपिटल V इंटू टी. कैपिटल V जब मैं बोल रहा हूं देन इट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर प्लस कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254F वेयर F इज द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, F क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है. एंड T इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, जो कि क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होता है. और अगर नहीं गिवन हो तो टी को हम कितना लेंगे, रिकमेंड किया है आईआरसी ने 2.5 सेकंड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए टी हम लेते 2 सेकंड्स के बराबर. वैल्यूज पुट कीजिए, बताइए. बाकी लोग भी कैलकुलेट कीजिए.
प्रदुमन 102। बाकी लोग भी बताइए। देखिए यहाँ पे 3-4 कंडीशंस है, वो याद रखिएगा नहीं तो गलती होगी एग्जाम में। देखिए अगर सिंगल लेन रोड है और उस पर दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ है, ठीक है, फॉर सिंगल लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये सिंगल लेन रोड है और दोनों साइड ही ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ है, उस केस में जो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एसएसडी प्रोवाइडेड जो है दैट इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स एसएसडी। पता होना चाहिए आपको, ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है। ओके, फिर सेकंड केस जो बनता है फॉर सिंगल लेन रोड विथ वन वे ट्रैफिक, ठीक है, ये सिंगल लेन रोड है और केवल एक डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो अलाउ है, इस केस में जो हम एसएसडी प्रोवाइड करते हैं दैट इज इक्वल टू एसएसडी, मतलब जो सिंपल रिलेशन से वैल्यू आएगी उसी के बराबर हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, फिर तीसरा केस इसमें बनता है कि 2 लेन रोड है, ठीक है, इस तरह से कुछ, ये 2 लेन रोड है, एक लेन ये वाली हो गई, एक ये हो गई, और इनमें एक लेन में केवल एक डायरेक्शन में ट्रैफिक अलाउ है, ठीक है, इस वाली लेन में केवल एक डायरेक्शन में अलाउ है और इस लेन में केवल एक डायरेक्शन में है। इस केस में भी हम एसएसडी जो प्रोवाइड करते हैं एसएसडी प्रोवाइडेड दैट इज इक्वल टू एसएसडी कैलकुलेटेड। ओके, और एक और केस पॉसिबल है कि अगर 2 वे ट्रैफिक है हर एक लेन पर, ठीक है, हर एक लेन पर दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ है इस तरह से, तब इस केस में जो एसएसडी हम प्रोवाइड करेंगे एसएसडी प्रोवाइडेड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एसएसडी कैलकुलेटेड। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछते हैं, नहीं पता तो ये नोट कीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक बार इसको नोट कीजिएगा।
ओके, तो नोट किया आप लोगों ने? ओके, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए यहां पर अब कौन सा केस था। क्वेश्चन में बोला था इफ देर इज टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, ठीक है, सिंगल लेन रोड है और इस पर टू वे ट्रैफिक है, तो मतलब क्या हुआ, एसएसडी जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज 2 टाइम्स एसएसडी, ठीक है, डबल कर दीजिए, बिल्कुल सही, 200 मीटर हो जाएगा लगभग अप्रोक्स में, ठीक है। याद रखिएगा 100 वाला ऑप्शन भी हमेशा होगा और 200 वाला भी होगा, डबल वाला भी होगा, तो यहां पर गलती होती है। ओके, तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से फॉर्मूला आपको पता ही है। तो एसएसडी प्रोवाइडेड जो है, एसएसडी प्रोवाइडेड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एसएसडी, और एसएसडी हमें पता है इट इज इक्वल टू 0.278 वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। ओके, तो सोल्व कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 0.278 इंटू वी, वी इज द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, कितना है 72, इंटू टी इज द रिएक्शन टाइम, कितना 2.5 सेकेंड्स, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, एफ कितना दिया है 0.4 दिया है, 0.4, ठीक है, इतना मीटर में आएगा हमेशा, ये देख लीजिए कितना आ रहा है, अप्रोक्स में आ रहा है ये कितना 202.12, 202.12 मीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, क्यूबिक पैराबोला इज अ टाइप ऑफ, बताइए, बताया था ट्रांजिशन कर्व जनरली हम 3 शेप में प्रोवाइड करते हैं, एक तो क्यूबिक पैराबोला था, दूसरा स्पाइरल था और एक लेमनिस्केट, तो 95 का हो जाता है डी, सिंपल सा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 96, the most commonly adopted method to provide super elevation on roads is by providing the road surface about the, देखिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के 2 मेथड्स हम जनरली यूज करते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो हम क्या करते हैं, पेवमेंट का रोटेशन कर देते हैं अबाउट इनर एज, पहला मेथड है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का, रोटेशन अबाउट इनर एज, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है दैट इज रोटेशन ऑफ द पेवमेंट सरफेस अबाउट सेंटर लाइन, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखिए सपोज ये क्रॉस सेक्शन है पेवमेंट का, और ये सपोज ये हो जाती है इनर एज, दिस पॉइंट इज इनर एज, ठीक है, ये आउटर एज है, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज आउटर एज, तो हम क्या करेंगे इनर एज के अबाउट इस पेवमेंट सरफेस को रोटेट कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये रोटेशन कर दिया हमने अबाउट इनर एज, पहले पेवमेंट सरफेस ऐसे थी और इनर एज के अबाउट इसको रोटेट कर दिया, तो इस तरह से जो स्लोप प्रोवाइड की इसको हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ओके, दूसरा मेथड क्या है, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन, तो ये हमारा पेवमेंट सरफेस था इस तरह से कुछ, ओके, एंड सपोज दिस पॉइंट इज इनर एज, दिस इज आउटर एज एंड दिस इज अ सेंटर लाइन ऑफ रोड, तो सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर दो पेवमेंट सरफेस को। ओके, इस तरीके से, इस तरह से हमने रोटेशन कर दिया, तो ये भी सुपर एलिवेशन हो गया। ओके, ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला जो मेथड है, इट विल बी मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू दिस मेथड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना कटिंग मटेरियल मिलेगा उतना हम फिलिंग कर सकते हैं, तो बाहर से कोई मटेरियल मंगाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा मटेरियल हमें फिल करना है, तो यहाँ पे मटेरियल मंगाना पड़ेगा, कॉस्टली ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहां से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज कॉस्टली, इसके कंपेरिजन में कॉस्टली है, ठीक है।
ये वाला जो है इट इज इकोनॉमिकल। क्यों इकोनॉमिकल है? कटिंग जो मटेरियल है दैट इज इक्वल टू फिलिंग मटेरियल, ठीक है। इकोनॉमिकल एज द कटिंग इज इक्वल टू फिलिंग मटेरियल, ठीक है, पूछ लेते ही है। ओके, फिर ये वाला जो मेथड है, इस केस में एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज होगा रेन वाटर का वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो जो हिली रीजन है ना, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ी इलाकों में बारिश ज्यादा होती है, वहां पर हम ये मेथड हम यूज करते हैं। जबकि ये मेथड हम प्लेन और रोलिंग टेरेन में यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो प्लेन टेरेन है या रोलिंग टेरेन से वहां पर बारिश कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, ठीक है। साल में 2-3 महीने तक बारिश होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन दिस मेथड देयर विल बी मोर इफेक्टिव ड्रेनेज, ठीक है। इसमें ड्रेनेज इसके कंपैरिजन में कम होगा, इस केस में लेस इफेक्टिव होगा ड्रेनेज। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा। प्रदुमन कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हाफ होता है कौन से केस में? देखिए प्रदुमन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स है। एक तो जो है दैट इज एज पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, CV क्यूब V क्यूब अपॉन CR जो होता है, कल हमने डिस्कस किया था। दूसरा मेथड होता है सुपर एलिवेशन के बेसिस पर। अब सुपर एलिवेशन किस तरह से प्रोवाइडेड है इन दोनों में से, वहां से हम देख सकते हैं कि तो अगर सुपर एलिवेशन इस तरह से प्रोवाइडेड है, मतलब इनर एज के रेस्पेक्ट में रोटेशन किया है, तब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। और अगर इस मेथड से अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है तो उस केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इसके कंपेरिजन में हाफ हो जाती है। और तीसरा मेथड आपको पता होगा IRC के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये नोट किया आप लोगों ने, ये पॉइंट्स याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो अब देख लीजिए, क्वेश्चन था हमारा मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आउटर एज को हम रोटेट करते हैं एज विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है, आउटर एज सो दैट इनर एज इज लोअर्ड, ठीक है। बी ऑप्शन है क्राउन बाय प्रोवाइडिंग द रोड सरफेस अबाउट द crown so that the outer edge is raised and inner edge is lowered. C है inner edge so that outer edge is raised. और D है matching level of a nearby road. बताइए कौन सा आंसर होगा? रोड सरफेस किसके अबाउट प्रोवाइड करते हैं, बताइए आंसर। क्राउन तो क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अगर क्राउन के अबाउट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो कैम्बर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द रोड सरफेस अबाउट दी, बताइए हम आउटर एज को राइज करते हैं, सुपर एलिवेशन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो आउटर एज थी ना उसको इनर एज के रेस्पेक्ट में राइज कर देते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर हो जाएगा।
बाय समझना, इसको ध्यान से पढ़ना, बाय प्रोवाइडिंग द रोड सरफेस अबाउट द इनर एज सो दैट द आउटर एज इज रेज्ड। आउटर एज को रेज कर रहे हैं ना हम, ठीक है। इनर एज के रेस्पेक्ट में हमने रोड सरफेस प्रोवाइड किए जिससे आउटर एज जो है वो रेज कर गई, उसको उठा दिया, ठीक है। तो यहां से हम इसको रोटेट कर देंगे। इनर एज के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड किया मतलब इनर एज के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर रहे हैं। कॉस्टली तो होगा, बिल्कुल सही बात है, कॉस्टली होगा, लेकिन इनमें से तो एक ही ऑप्शन है ना, ठीक है। क्राउन के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्राउन तो पीक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट नहीं है, सेंटर पॉइंट ऑफ रोड डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड जो मेथड था उसमें सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहे थे, यहाँ पे क्राउन बोला है, सेंटर पॉइंट नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पर क्राउन बोला है, तो क्राउन तो जो पीक पॉइंट होता है, अपेक्स पॉइंट होता है वो हो जाता है। सेंटर पॉइंट बोलता तो ये आंसर बेटर होता, ठीक है, ये भी सही हो जाता, ठीक है, ज्यादा इकोनॉमिकल भी होता। इसके बाद देखिए 97, मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इज गिवन बाय, बताइए 75 अपॉन आर, और परसेंटेज ग्रेड कंपनसेशन कितना होता है, कल किया भी था हमने 30 प्लस आर अपॉन आर, और इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। और एक कंडीशन जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, एसएससी जेई में पूछा है, राजस्थान के कई जेई एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, कि ग्रेड कंपनसेशन हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब ग्रेडियंट कितना परसेंटेज से ज्यादा हो, बताइए, ये क्राइटेरिया पूछते हैं, ठीक है। 4% बिल्कुल करेक्ट है, ये राजस्थान जेई में पूछा है और एसएससी में भी पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4% से ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो ही हम ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, इतना प्रोवाइड करते हैं, और मैक्सिमम लिमिट क्या है कोड के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 98, द अमाउंट बाय विच द आउटर एंड ऑफ द रोड और आउटर रेल इज रेस्ड अबव द इनर वन इज नोन एज, बताइए। सुपर एलिवेशन नहीं बोलते, आउटर एज को राइज कर दिया विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, तो उसका पर्पज क्या था, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल को प्रिवेंट करना, मतलब वो सुपर एलिवेशन है, ठीक है। 98 का हो जाता है बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 99, if the radius of curve on a road is 600 meter and the allowable speed is 75 km per hour, then what will be the required super elevation? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला था, सुपर एलिवेशन पूछा है ना, तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 r, where v is the velocity in kilometer per hour and r is the radius of curve in meter। वैल्यूज पुट कीजिए, बताइए आंसर। सर डिजाइन स्पीड नहीं लिखा है तो 0.75 वी नहीं लेंगे ना। देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, रिक्वायर्ड कितना होगा, तो आपने जब डिजाइन पढ़ी होगी ना तो रिक्वायर्ड यही होता है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपने स्टेप्स पढ़ी है सुपर एलिवेशन डिजाइन की, तो पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद इसकी सेफ्टी चेक करते हैं हम, ठीक है। इसकी सेफ्टी चेक करते हैं, अगर ये सेफ नहीं होता इतना सुपर एलिवेशन, तो उस केस में हम वहां पर स्पीड लिमिट कर देते हैं, स्पीड को रिड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड पूछा ना, तो रिक्वायर्ड तो यही होता है, ठीक है। तो इसी से कैलकुलेट करेंगे हमेशा। कितना है, 0.041, देख लीजिएगा, स्पीड है 75, स्क्वायर लगाया हमने 225 आर, आर गिवन है 600 मीटर, ठीक है। इतना कितना रहा, 0.041, 0.041, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 100,
Which of the following curves is usually not adopted for transitioning in horizontal alignment? बताइए, रोड कंस्ट्रक्शन में कौन सा कर्व हम नॉर्मली यूज नहीं करते? लेमनिस्केट करते हैं क्या? करते हैं। लेमनिस्केट हम यूज करते हैं किसमें? ट्रांजिशन कर्व के केस में। स्पाइरल करते हैं क्या? हम करते हैं। ठीक है, वर्टिकल कर्व्स में हम स्पाइरल शेप यूज करते हैं, ट्रांजिशन कर्व में हम यूज करते हैं, क्यूबिक पैराबोला हम ट्रांजिशन कर्व में यूज करते हैं, रिवर्स कर्व हम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 101, द डिप्रेशन बिटवीन समिट्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, समिट मतलब क्या? ये चढ़ाई वाला रोड जो होगा इसको समिट बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, इसको समिट कर्व बोल देते हैं हम, ऐसा अगर रोड है तो। और डिप्रेशन मतलब गड्ढा। ठीक है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा। तो दो समिट्स के बीच में जो डिप्रेशन होता है, एक समिट ये हो गया और दूसरा समिट ये वाला हो गया। ठीक है, ये समिट है, ये समिट है, और इनके बीच में एक गड्ढा सा जो दिख रहा है ना, दिस वन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैडल। दो समिट्स के बीच में जो डिप्रेशन होता है, जो गड्ढा होता है, दैट इज नोन एज सैडल। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं पता वो नोट कीजिएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102। If the length of the vehicle is 6 meter, radius of the curve is 400 meters and the speed is 50 km per hour, then extra widening required in 4 lane carriageway will be। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग अगर हम बात करें तो टोटल जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, अगर इसको सपोज में WE से डिनोट करूं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड, ओके, देन इट इज इक्वल टू क्या? मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो इतना ही होगा, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। और मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता था? NL स्क्वायर अपॉन कितना होता था? 2R होता था। ठीक है, प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता था? V, कैपिटल V मतलब किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, ये अपॉन 9.5 अंडर रूट R। ये टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती थी। डिस्कस भी किया था। यहाँ पर N क्या है? इट इज नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स। यहाँ पर 4 दिया है, 4 लेन रोड है। L जो है इट इज इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ व्हील बेस। ठीक है, लेंथ ऑफ व्हील बेस क्वेश्चन में अगर नहीं दियो तब उस केस में हम क्या करेंगे? 6 मीटर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे गिवन है 6 मीटर गिवन है, नहीं गिवन होता तो 6 मीटर लेते हैं हम इसको। R इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, V इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाती है। कैलकुलेट कीजिए इसे।
बाकी लोग भी कैलकुलेट कीजिए। एन जो है कितना 4, लेंथ ऑफ व्हील बेस क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर अपॉन 2 आर, आर है रेडियस ऑफ कर्व कितना 400 मीटर्स, प्लस स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, आर कितना 400 इतना मीटर। बताइए कितना आ रहा है। 0.18 प्लस 0.263 मतलब ये हो गया करीब 0.443, 0.443 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103, वेल अलाइनिंग अ हिल रोड विद अ रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, रूलिंग ग्रेडियंट दिया 6%, ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर इज एनकाउंटर्ड, फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट एट द कर्व। कीजिए कैलकुलेटर, आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया देखेंगे, 6% ये है, ठीक है, 4% से ज्यादा है तो हम कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, कितना करेंगे 30 प्लस आर अपन आर करेंगे और चेक कर लेना 75 अपन आर से ज्यादा तो नहीं है वो। ठीक है, बताइए कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है, मतलब कंपनसेशन के बाद में कितना ग्रेडियंट वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कंपनसेशन आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, उसको चेक कीजिए 75 अपॉन आर से ज्यादा तो नहीं है, जो भी कंपनसेशन होगा उसको 6% में से माइनस कर दीजिए, तो वो जो ग्रेडियंट बचेगा दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट। बताइए कैलकुलेट कीजिए इसे। प्रदुमन यहाँ पर कंपनसेशन नहीं पूछा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है, मतलब जो ग्रेडियंट प्रेजेंट है कितना 6% प्रेजेंट है, इसमें से डिडक्ट कीजिए कंपनसेशन को, तो जो ग्रेडियंट बचेगा दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है, कंपनसेशन नहीं पूछा। कंपनसेशन जो है दैट इज 1.25%, ठीक है, तो उसको 6 में से माइनस कीजिए, मतलब हो जाएगा 4.75%। ठीक है, परसेंटेज कंपनसेशन कितना, परसेंटेज कंपनसेशन ये होता है 30 प्लस आर अपॉन आर। ठीक है, आर कितना था 60 था, ये परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो कितना हो गया 1.5% हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम कंपनसेशन परसेंटेज में अगर हम देखें, मैक्सिमम कंपनसेशन इन परसेंटेज दैट इज 75 अपॉन आर। ठीक है, तो 75 अपॉन आर जो है दैट इज 60,
कितना हो जाता है ये 1.25%। ठीक है, तो इससे ज्यादा हम प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करेंगे 1.25%। देयरफॉर कंपनसेशन जो है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू है कंपनसेशन की कितना 1.25%, मतलब इससे ज्यादा हम कभी भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड कितना है 1.5%, तो 1.5% से ज्यादा अलाउ है नहीं कंपनसेशन, तो इतना ही हम प्रोवाइड करेंगे कंपनसेशन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है एज पर आईआरसी। अगर ये वाली वैल्यू कम आती इससे मैक्सिमम से, तो उतना ही प्रोवाइड करते जितना आती, लेकिन ये 1.5 ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम से, तो हम मैक्सिमम को एक्सीड नहीं करेंगे। देयरफॉर कंपनसेशन प्रोवाइडेड, कंपनसेशन प्रोवाइडेड, मैक्सिमम को तो एक्सीड कर नहीं सकते हम, तो इतना ही करेंगे फिर 1.25%। ठीक है, और कंपनसेशन प्रोवाइड करने के बाद में जो ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा फील्ड में, दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट। देयरफॉर कंपनसेटेड ग्रेडियंट, यही पूछा था, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो पहले से कितना प्रेजेंट था 6% प्रेजेंट था, उसमें से इतना कंपनसेशन किया 1.25% का, तो प्रेजेंट कितना रह गया 4.75%। ये आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ओके, नोट किया आप लोगों ने। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंपनसेशन पूछा होता तो कितना होता 1.25% होता। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104। द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशंस इज। बताइए प्लेन टेरेन में रूलिंग डिजाइन स्पीड कितनी होती है। एक टेबल हमने डिस्कस की थी जहां पर हमने टेरेन के टाइप को डिस्कस किया था, बताया था 0 से 10% स्लोप हो तो उसको प्लेन टेरेन बोलते हैं। उसमें डिजाइन स्पीड कितनी अलाउ होती 100 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम डिजाइन स्पीड थी। नॉर्मल केस में जो मैक्सिमम डिजाइन स्पीड होती है दैट इज नोन एज रूलिंग डिजाइन स्पीड। ओके, ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज। बताइए कल डिस्कस किया था मैंने कॉन्सेप्चुअली, आइडियल शेप ट्रांजिशन कर्व की कौन सी होगी, सी स्पाइरल। ठीक है, मैंने ऐसा कहा था कि ट्रांजिशन कर्व जो है जब भी किसी कर्व पर व्हीकल एंटर करता है तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, केंद्रीय बल लगेगा, तो उससे क्या होगा अनकंफर्टेबल हो जाएगा वो व्हीकल के लिए, ठीक है, या ड्राइवर के लिए। लेकिन जो स्पाइरल शेप का कर्व होता है वहां पे रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज कांस्टेंट, तो एकदम से झटका महसूस नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबल वो होगा, तो आइडियल शेप हो जाती है स्पाइरल। इसी को हम क्लोथोइड भी बोल देते हैं।
ठीक है, स्पाइरल शेप को ही हम क्लोथोइड भी बोल देते, कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिया होता है। ओके, तो एक ही बात है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, द शेप ऑफ द केम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स इज ए ऑप्शन है पैराबोला। ठीक है, बेस्ट शेप पूछ रहा है केम्बर की सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स के लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए पूछ रहा है, सबसे बेस्ट शेप कौन सी होगी? पैराबोलिक होगी, बी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक शेप, सी ए सर्कुलर, डी ए स्ट्रेट लाइन। बताइए 106, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। देखिए आपने पेवमेंट डिजाइन पढ़ा होगा, तो वहां पर हम दो टाइप के रोड्स बनाते हैं, एक तो हम बोलते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, रिजिड पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बिटुमिनस रोड जो होता है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम बोलते हैं। तो जो रफनेस होती है किसकी, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड की, वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड जो होगा उसकी पेवमेंट सरफेस ज्यादा स्मूथ होगी एज कम्पेयर टू सीसी रोड। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। ओके, अब जब सीमेंट कॉन्क्रीट रोड की रफनेस ज्यादा है ना, तो रफनेस ज्यादा होने पर उस पर स्पीड ऑफ व्हीकल कम हो जाएगा। जब रफनेस ज्यादा तो उसमें उस रोड में, उस पेवमेंट में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ व्हीकल कम होगा। ठीक है, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल्स वहां पर होंगे, बहुत हाई स्पीड मेंटेन नहीं होगी सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स पर। ओके, तब इस केस में जहां पर स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं वहां पर हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ओके, बिटुमिनस रोड जो है वहां पर स्मूथनेस ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, तो वहां पर हाई स्पीड रोड्स हम बना सकते हैं बिटुमिनस रोड्स को। ओके, तो वहां पर फास्ट मूविंग व्हीकल्स का मूवमेंट पॉसिबल है बिटुमिनस रोड पर। ऐसे केस में जब हमें फास्ट ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ करना होता है तब हम या तो इलिप्टिकल कैम्बर प्रोवाइड करते हैं या पैराबोलिक। ओके, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है वो अनकंफर्टेबल होता है फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। ओके, तो ये अगर आपको पता नहीं तो नोट कीजिएगा इसे। जो सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स है, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट या रोड बोल दीजिए, ये क्या होती है, ये रिजिड पेवमेंट होती है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है एसएससी में, और ये रिजिड पेवमेंट होती है तो यहाँ पर रफनेस ज्यादा होगी, रफनेस ज्यादा होगी तो ये स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए सुटेबल है। ठीक है, स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए सुटेबल है। और स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए अगर हम पेवमेंट डिजाइन कर रहे हैं तब उस केस में हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर कैसा होता है, ये पेवमेंट सरफेस है ऐसा होता है, इस तरह से। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है उसको इस तरह से हमने प्रोवाइड कर दिया, स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड कर दिया। अब प्रैक्टिकली अगर हम सोचे ना, तो अगर ऐसा कैम्बर प्रोवाइडेड है और बहुत स्पीड से मूवमेंट हो रहा है व्हीकल्स का, तो वो अनकंफर्टेबल होगा व्हीकल्स के लिए। तो फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए हम कभी ऐसा कैम्बर प्रोवाइड नहीं करते हैं। जबकि जो जो बिटुमिनस पेवमेंट होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होते हैं वो फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए सूटेबल होते हैं। और जहां पर फास्ट मूविंग व्हीकल्स का मूवमेंट होगा वहां पर पैराबोलिक या इलिप्टिकल कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे तो नहीं पता हो तो ये नोट कीजिएगा।
ओके, तो नोट किया आप लोगों ने? बताइए। ओके, इसके बाद देख लीजिए आंसर क्या होगा। द शेप ऑफ द केम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन हम यूज करते हैं। सर सीसी रोड में पीक्यूसी मटेरियल, पीक्यूसी क्या है? देखिए जो सीसी रोड होती है ना, उसको एग्जैक्टली हम एज अ आरसीसी बीम या स्लेब की तरह डिजाइन करते हैं। आरसीसी स्लेब की तरह हम डिजाइन करते हैं। वो ही का वो जो स्लेब में रिइंफोर्समेंट होता है सेम वैसे हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो आरसीसी स्लेब होती है बेसिकली। ठीक है, सर आप कमेंट लेट देखते हो या मेरा ही वीडियो पीछे चल रहा है? जस्ट कमेंट आपका भी आया है। ओके, जो आरसी जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स हम बनाते हैं वो एक्चुअल में आरसीसी स्लेब्स होती है। ओके, और आगे पेवमेंट डिजाइन में पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्लेब्स बिछा देते हैं, तो एक स्लेब से दूसरे स्लेब में लोड ट्रांसफर होता है। तो एग्जैक्टली वो आरसीसी स्लेब ही है। आपने देखा होगा कि जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं ना, जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ठीक है, तो वो कभी अगर अर्बन एरिया से पास होते हैं, अर्बन एरिया से जब पास होते हैं तो वहां पे अर्बन, केवल अर्बन एरिया में सीसी रोड बना देते हैं। ठीक है, हाई स्पीड रोड्स पे आपने देखा होगा केवल अर्बन एरिया में कुछ डिस्टेंस तक सीसी रोड बना दिया जाता है, जिससे स्पीड जो व्हीकल्स का मूवमेंट है वो कम स्पीड से हो, तो वो एक्चुअल में स्लेब होती है। ठीक है, मतलब वही कॉन्क्रीट और स्टील हम यूज करेंगे उसमें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 107। 107 देखिए, फॉर द वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स द रिकमेंडेड कैम्बर इज, बताइए कितना होता है? नहीं, सिंपल आरसीसी स्लेब हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल आरसीसी स्लेब हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली स्लेब हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, 107 का बताइए, डब्ल्यूबीएम रोड के लिए पूछा है, रिकमेंडेड कैम्बर, बताइए आंसर जल्दी से। वन जीरो सेवन का आंसर बताइए प्लीज, बहुत बार डिस्कस किया हमने। डब्ल्यूबीएम रोड के लिए, डब्ल्यूबीएम रोड के लिए हैवी रेनफॉल के लिए, हैवी रेनफॉल रीजन्स के लिए कितना रिकमेंड किया है? 1/33, जो एक्चुअल में कोड में है। ओके, और लाइट रेनफॉल रीजन्स के लिए कितना किया है? 1/40, ये एक्चुअल डेटा है। 1/33 फॉर हैवी रेनफॉल रीजन्स, और लाइट रेनफॉल रीजन्स के लिए 1/40। अब बताइए आंसर कौन सा होगा? बताइए आंसर। सी आंसर होगा। ये डेटा तो इसी रेंज में आ रहा है, तो ऐसा जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन सेट होते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं होता बहुत बार, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसी ऑप्शन में, इसी रेंज में ये डेटा आ रहा है, तो आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और किसी में तो ये रेंज कवर नहीं हो रही ना, और किसी ऑप्शन में ये रेंज कवर नहीं हो रही। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108। द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द लैंड इज, बताइए। टेबल डिस्कस की थी हमने, रोलिंग टेरेन 108 का बताइए।
आंसर प्लीज 108। रोलिंग टेरेन पूछा है प्रदुमन, रोलिंग टेरेन पूछा है। ठीक है, भूल जाते हो आप लोग। 0 से 10% मतलब अप टू 10% तक होता है प्लेन टेरेन। ठीक है, 10 से 25% तक क्या होता है रोलिंग टेरेन। ठीक है, 25% से 60% तक होता है माउंटेनस टेरेन, और 60% से ज्यादा अगर क्रॉस स्लोप है तो उसको हम स्टीप या हिली टेरेन बोलते हैं, स्टीप टेरेन या हिली टेरेन। ठीक है, तो रोलिंग टेरेन के लिए पूछा था ना, रोलिंग के लिए कितना हो गया 10 to 25%, बी आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 109। A camber on a pavement is provided by, ए ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, बी है पैराबोलिक मेथड, सी है स्ट्रेट एंड पैराबोलिक एट क्राउन, डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए। देखिए कैम्बर जो है हम स्ट्रेट लाइन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पैराबोलिक या इलिप्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रेट लाइन हो गया कुछ पैराबोलिक हो गया, इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 110 क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, द पेमेंट विड्थ ऑफ अ रोड डिपेंड्स अपॉन, जो विड्थ ऑफ पेमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है। ए है एरिया थ्रू विच रोड पासेज, बी ऑप्शन है टाइप ऑफ ट्रैफिक, सी है नंबर ऑफ लेन्स, डी है ऑल ऑफ दीज। विड्थ ऑफ पेमेंट किस पर डिपेंड करेगा बताइए। एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर हिली एरिया है तब उस केस में क्या होगा, विड्थ ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा हम रख नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि पहाड़ियों को काट कर रोड बनाना होता है, तो वहां पर विड्थ ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा हम नहीं रख सकते। अगर इनफैक्ट हम इंडिया की बात करें तो आप देखोगे कि जितने भी हिली रीजन इंडिया में वहां पर सिंगल लेन रोड होता है। ठीक है, रिकमेंडेशन तो 2 लेन रोड के लिए भी वहां पे प्रोवाइडेड है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे प्रैक्टिकली आप देखोगे तो सिंगल लेन रोड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट होता है। तो जो ऐसे हिली एरियाज है वहां पर विड्थ ऑफ पेमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स। टाइप ऑफ ट्रैफिक पे भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत बड़े व्हीकल्स वहां पर अलाउ है, हैवी व्हीकल्स अलाउ है, तो वहां पे लेंथ विड्थ ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लंबे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए टर्निंग रेडियस भी ज्यादा चाहिए होती है। सी नंबर ऑफ लेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेन्स ज्यादा होगी तो विड्थ भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ऑल ऑफ दिस हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ रोड्स। बताइए मिनिमम ग्रेडियंट इन चारों में से कौन सा है। सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टेक्निकल इसमें नहीं। मिनिमम ग्रेडियंट पूछा है, मिनिमम स्लोप पूछी, इन चारों में से कौन सी स्लोप मिनिमम होगी बताइए। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 111 आंसर बताइए इसका। ऑप्शन बताइए एबीसीडी में से। ए जो है दैट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट। ए ऑप्शन जो है दैट इज मैक्सिमम ग्रेडियंट, और जो सी है दैट इज मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, ये स्लोप कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, 1/25 इंटू 100 इतना परसेंट। ठीक है, ये देखिए 1/750 इंटू 100%। ठीक है, तो ये कम वाली वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली, मिनिमम ही पूछा था, तो मिनिमम ग्रेडियंट तो ये हो जाएगा, और ये वैल्यू चारों में से मैक्सिमम आएगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम ग्रेडियंट हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोच लीजिए, परसेंटेज में देख लीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, if the difference in elevation of an edge of the pavement 9 meter wide, ठीक है, width of pavement है 9 meter wide, and its crown, ठीक है, एज में और क्राउन में डिफरेंस दिया 15 सेंटीमीटर,
व्हेन द कैम्बर ऑफ द पेवमेंट इज, कैम्बर पूछा है, बताइए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी किए हैं, तो बताइए, इसका सॉल्व कीजिए, इसको आंसर बताइए। एक सौ बारह का सी, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, y इक्वल टू W/2n, ऐसा। और यहाँ पे n क्या होता था, ग्रेडियंट होता था, ठीक है। ऐसा बोला था 1/50 अगर है ग्रेडियंट, तो 50 क्या यहाँ पे n के बराबर है। तो ग्रेडियंट पूछा है यहाँ पे, कैम्बर पूछा है ना, मतलब स्लोप ही पूछी है, स्लोप पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्लोप अगर पूछा है तो 1/n निकाल लीजिए, 1/n जो होगा दैट इज कैम्बर, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा 1/n, इट इज इक्वल टू 2y/w, और y कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर अपॉन w, विड्थ ऑफ पेमेंट कितना है 9 मीटर, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है, ऊपर आ गया 0.3, तो 1 अपॉन कितना 9/0.3 कितना आ रहा है 1/30, n इक्वल टू 30 आ रहा है, ठीक है। यहां से देख लीजिए n कितना आ रहा है, n 30 आ रहा है, तो मतलब कैम्बर कितना हो गया 1/30 हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। ये इस फॉर्मूले पे हमने दो न्यूमेरिकल्स पहले भी किए थे, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। यहाँ पे n निकाल लीजिए, तो 1/n जो है दैट इज कैम्बर, ऐसा हम बोलते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, नोट कीजिए। ओके, ये क्लियर है सबको? कुछ डाउट तो जरूर क्लियर कीजिएगा इसको, ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज नियरली, इस पे 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं हम, 3 न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं। तो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस क्या होती थी, पढ़ा था हमने, इट इज इक्वल टू क्या v² अपॉन 127 e प्लस एफ, ठीक है। ई होता है सुपर एलिवेशन, नहीं गिवन तो 0.07 लेंगे, एफ जो है दैट इज लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नहीं गिवन तो 0.15 लेंगे। वी इज द डिजाइन स्पीड, गिवन होगा 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर बताइए। वन 28.84, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें हम। तो v कितना था 60 था, 60 का स्क्वायर अपॉन 127, ई था 0.07 प्लस एफ जो है दैट इज 0.15, इतना मीटर, और ये आ रहा कितना 128.84, इतना मीटर। तो आंसर हो जाता है कौन सा, ऑप्शन डी।
ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 114, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एज पर आईआरसी फॉर मूविंग व्हीकल्स ऑन रोड विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मिनिमम एसएसडी कितना होना चाहिए फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, बताइए। सीधा कोडल प्रोविजन है, कोडल रिकमेंडेशन है, बताइए। याद है किसी को? बी 100 मीटर। और कोई? ये होता है 120 मीटर। अगर डेटा नहीं पता तो मैं नोट करा दूंगा। है आपके पास ये डेटा या नोट कराऊं, बताइए। नहीं है तो नोट कीजिए, ये पूछते एसएसडी जो है इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। तो मिनिमम देखो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी उतना बेटर है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए रिकमेंडेशन कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एच पर आईआरसी। ये आईआरसी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो इधर हम लिखेंगे डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, डिजाइन स्पीड ऑफ रोड इन किलोमीटर पर आवर, और इधर हम लिखेंगे एसएसडी इन मीटर, मिनिमम एसएसडी है ये। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन से डेटा याद रखिएगा। डिजाइन स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर तो एसएसडी जो है मिनिमम होना चाहिए 20 मीटर। ठीक है, नॉर्मली इन दो का पूछा जाता है, एटलीस्ट ये दो डेटा याद रखना, बाकी नहीं पूछते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर डिजाइन स्पीड के लिए एसएसडी मिनिमम 120 मीटर, और 100 किलोमीटर पर आवर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी डिजाइन स्पीड के लिए 180 मीटर। ओके, जितना ज्यादा स्पीड ऑफ व्हीकल होगी ना उतना ज्यादा हमें एसएसडी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि स्पीड जैसे बढ़ रही है तो ये रिक्वायर्ड जो एसएसडी है वो भी बढ़ रहा है। ओके, तो नोट किया आप लोगों ने? ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाइए अब। क्वेश्चन था डिजाइन स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 80 के लिए?
120 मीटर। ओके, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 115, इन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट्स इज, बताइए दो ग्रेडियंट्स को ज्वाइन करने के लिए आइडियल वर्टिकल कर्व कौन सा होगा? दो ग्रेडियंट्स है तो उनको जब भी ज्वाइन करेंगे ना तो वो हमेशा वर्टिकल कर्व बनेगा। ठीक है, जब भी दो स्लोप्स होगी, दो डिफरेंट स्लोप के रोड है, दो डिफरेंट ग्रेडियंट्स के रोड है, तो उनको जब भी कनेक्ट करेंगे तो हमेशा वर्टिकल कर्व बनेगा। वो या तो समिट कर्व हो सकता है या ऐसा सेग कर्व या वेली कर्व बोलते से ऐसा हो सकता है। और आइडियल शेप इसकी कौन सी मानी जाती है? पैराबोलिक। नॉर्मली पैराबोलिक ही हम बनाते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 116, कंपनसेटेड ग्रेडियंट मतलब कंपनसेशन करने के बाद में जो ग्रेडियंट प्रेजेंट है फील्ड में, अभी डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल भी हमने सोल्व किया था, इज इक्वल टू, तो बताइए आंसर बताइए, अभी डिस्कस किया था हमने न्यूमेरिकल इस पर। कंपनसेटेड ग्रेडियंट मतलब कंपनसेशन के बाद में जो ग्रेडियंट प्रेजेंट हुआ, आंसर बताइए। आंसर प्लीज। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, न्यूमेरिकल किया हमने। बी, ठीक है, जो ग्रेडियंट था उसमें से ग्रेड कंपनसेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको मैक्सिमम से देख लिया कि कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रेड कंपनसेशन, उसको डिडक्ट कर दिया, तो जितना प्रेजेंट हो गया ना वही कंपनसेटेड ग्रेडियंट है। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस पे न्यूमेरिकल भी हमने किया था, काफी एग्जाम में पूछते भी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर डिफरेंट ग्रेड्स यूजुअली जॉइंड टुगेदर। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछना चाह रहा है कि डिफरेंट ग्रेड्स मतलब डिफरेंट ग्रेडियंट्स मतलब डिफरेंट स्लोप के जो कर्व्स है उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो दो डिफरेंट स्लोप के रोड अगर हम कनेक्ट करें तो उससे हमेशा वर्टिकल कर्व बनेगा। ठीक है, दो डिफरेंट स्लोप के रोड्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमेशा वर्टिकल कर्व बनेगा। एलिवेशन डिफरेंस आ जाएगा तो वर्टिकल कर्व भी बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 118, द ट्रेवल टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड इज, ठीक है, ब्लैंक दिया है, इसको फिल करना है, प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। बताइए जो ट्रेवल टाइम है उसकी डिपेंडेंसी पूछिए स्पीड के साथ। बताइए भाई, सिंपल सा कॉमन सेंस है, सोचिए एक बार ध्यान से समझिए कि जो ट्रेवल टाइम है, ठीक है, ट्रेवल टाइम जो है उसका स्पीड ऑफ व्हीकल के साथ डिपेंडेंसी पूछिए, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है कि स्पीड ऑफ व्हीकल ज्यादा होगा तो ट्रेवल टाइम कम होगा। ज्यादा स्पीड से हम जाएंगे तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। स्पीड बढ़ा दीजिए तो ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, इनवर्सली डिपेंडेंसी हो गई। क्लियर है सबको? बताइए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119, फुटपाथ्स आर हायर देन द रोड सरफेस। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर हाइट? फुटपाथ जो होते हैं वो रोड सरफेस से ज्यादा हाइट पर होते हैं, पता है आपको सबको, उसकी रेंज क्या होती है हाइट की? फुटपाथ की हाइट पूछिए कितनी होती है, बताइए। फुटपाथ की हाइट होती है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120, द स्टेट हाईवेज शुड हैव, ठीक है, ब्लैंक्स दिए कुछ, उनको फिल करना है। वाइड कैरिजवे मतलब विड्थ ऑफ कैरिजवे पूछिए किसकी? स्टेट हाईवेज की। विथ, फिर वापस से ब्लैंक है, वाइड शोल्डर ऑन ईच साइड मतलब शोल्डर की विड्थ पूछिए और कैरिजवे की विड्थ पूछिए फॉर स्टेट हाईवे। बताइए जो स्टेट हाईवेज होते हैं या नेशनल हाईवेज होते हैं उनमें हम सेम स्पेसिफिकेशंस फॉलो करते हैं, तो दोनों के लिए ही जो कैरिजवे की विड्थ होती है जनरली 8 मीटर होती है, और जो शोल्डर की विड्थ है करीब हम 2 मीटर लेके चलते हैं ऑन ईच साइड। ठीक है, नहीं पता हो तो ये भी नोट करना क्योंकि अनकॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेटा बेस्ड है तो कोड में आपको देखना होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाता ऑप्शन है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 121, शोल्डर फॉर द हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड शुड बी। शोल्डर हमने डिस्कस भी किया था, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। शोल्डर क्या होता है, जो किसी रोड के सबसे एंड में जो लेन, ट्रैफिक लेन होती है, जहां पर दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ होता है, जिसको आप इमरजेंसी लेन भी कहते हैं, उसी को हम शोल्डर बोल देते हैं। ओके, ये ऑप्शन है, शोल्डर शुड बी स्टेबल थ्रू आउट द ईयर टू बी यूज्ड बाय व्हीकल इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी लेन भी बोलते हैं हम इसको। ओके, तो ये करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन देखिए, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ कैरीज वे। ठीक है, तो हम वापस भी हम ये जो कैरीज वे, इनकी सेफ्टी का भी एक पर्पज होता है। सी ऑप्शन है, नॉट अलाउड एंट्रेंस ऑफ द वाटर टू सबग्रेड। तो सबग्रेड में पानी नहीं जाना चाहिए, किसी भी पेवमेंट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, शोल्डर ही क्या, कैरीज वे या नॉर्मल जो पेवमेंट है वहां पर भी सबग्रेड में पानी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता हो, पेवमेंट डिजाइन आपने पढ़ा हो, तो सबग्रेड जो है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द रोड। ठीक है, सबग्रेड जो है सबसे निचली लेयर होती है, जो नेचुरल ग्राउंड होता है ना, नेचुरल सोइल होती है जिसपे रोड बनता है, तो उस नेचुरल सरफेस को हम बोलते हैं सबग्रेड। ठीक है, तो जो ट्रैफिक लोड जो आएगा वो सब अल्टीमेटली किस पाएगा, सबग्रेड पे। सो इट इज द फाउंडेशन ऑफ द रोड। अगर सबग्रेड में पानी चला गया तो उस केस में पूरी रोड धंस जाएगी। होता है ना, बारिश के दिनों में आप देखते हो कई जगह से रोड धंस जाती है। वो क्यों धंस जाती है, क्योंकि सबग्रेड में पानी पहुंच जाता है। ओके, तो किसी भी केस में पानी नहीं पहुंचना चाहिए यहाँ पे, तो ऑल ऑफ दिस हो जाता है। ठीक है, 121 का हो जाता है ऑप्शन डी। इसके बाद में देखिए 122, राइट ऑफ वे फॉर नेशनल हाईवे फॉर प्लेन टेरेन इज। राइट ऑफ वे हमने डिस्कस किया था, जितना लैंड एक्वायर करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, उसको हम राइट ऑफ वे बोलते हैं। और नेशनल हाईवे के लिए, प्लेन टेरेन के लिए कितना इसकी रिकमेंडेड वैल्यू बताइए सर। रोड के बीच में व्हाइट स्ट्रिप को भी हम शोल्डर बोलते हैं क्या? नवीन, हमने डिस्कस किया था, जो व्हाइट स्ट्रिप होती है ये हमने डिस्कस किया था, इसको हम कर्व बोलते हैं, विच इज नॉट रेज्ड। ठीक है, जो व्हाइट पेंट होता है ना, व्हाइट स्ट्रिप होती है रोड के बीच में, उसको कर्व बोलते हैं, इट इज नॉट रेज्ड। और वहां पे टाइल्स लगी होती है हाई स्पीड रोड्स पर। ठीक है, व्हाइट स्ट्रिप की जगह टाइल्स लगी होती है, उसको रेज्ड कर्व हम बोलते हैं। ओके, तो राइट ऑफ वे प्लेन टेरेन में कितना होता है, 45 मीटर होता है। ठीक है, और जो हिली टेरेन है वहां पे डेटा और कम होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा विड्थ ऑफ पेमेंट हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द आईआरसी रिकमेंडेड विड्थ ऑफ अ सिंगल लेन कैरीजवे। बहुत बार डिस्कस किया, सिंगल लेन कैरीजवे की विड्थ कितनी होती है बताइए। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। सिंगल लेन कैरीजवे की विड्थ कितनी होती है, 3.75 मीटर होती है। टेबल नोट कराई थी मैंने। ठीक है प्रदुमन, आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124, द मिनिमम विड्थ ऑफ द नेशनल हाईवे शुड बी। ठीक है, विड्थ ऑफ जो कैरीज वे अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे देखिए मिनिमम विड्थ पूछिए नेशनल हाईवे की, बताइए। बताइए 124। नवीन बोल रहे बी 5.7 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मिनिमम विड्थ होती है कितनी, 5.7 मीटर। बी आंसर हो जाता है। इसके बाद 125, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशंस द रोडवे विड्थ, मतलब विड्थ ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, बताया भी था कि फॉर्मेशन विड्थ या रोड पे विड्थ कितनी होती है फॉर सिंगल लेन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इन माउंटेनस और स्टीप टेरेन। माउंटेनस या स्टीप टेरेन में पूछा है। ठीक है, किसके लिए, सिंगल लेन के लिए पूछा है। ठीक है, सिंगल लेन के लिए माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन में रोडवे की विड्थ कितना रिकमेंडेड है बताइए। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का आपने डेटा पढ़ा होगा, कितना होता है सिंगल लेन के लिए, होता है 6.25 मीटर। ठीक है, सिंगल लेन के लिए होता है 6.25 मीटर, सीधा कोडल प्रोविजन है।
डेटा नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं नोट करा दूंगा आपको। बाकी इसका इतना पूछते नहीं है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना डेटा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत रेयरली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंगल लेन के लिए होता है 6.25 मीटर, माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 126, फॉर अ कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन हाईवेज द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड। पहले डिस्कस भी किया था कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कितना होता है, और ये सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। बताइए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 126 कल डिस्कस किया था हमने, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कितना होता है। गलत है आपका, 0.25 होता है, बताया था। और रेलवेज के लिए इसका हाफ होता है, 0.125 होता है। हाईवेज के लिए, रोड्स के लिए 0.25 और रेलवेज के लिए 0.125, कल नोट भी करवाया था आपको। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ केम्बर प्रोवाइडेड ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स आर। बताइए बताइए 127 का सिंपल सा केम्बर का प्रोविजन पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है। लाइट रेनफॉल रीजन में सीसी रोड के लिए केम्बर होता है 1.7%, और हाई जो हेवी रेनफॉल रीजन है वहां पर 2%। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन है सीधा कोडल प्रोविजनल टेबल आपके पास होगी, केम्बर की तो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आंसर हो जाता ऑप्शन है। क्लियर, नोट करा देना सर। ठीक है, मैं सारा डेटा आपको नोट करा दूंगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, what is the crown height with respect to the edges to be provided in case of state highways of bituminous concrete pavement of width 7 meter and very high rainfall region। ठीक है, तो इस पैटर्न पर हमने बहुत बार न्यूमेरिकल्स किए, तो बताइए इसका क्राउन हाइट पूछी है, वही फॉर्मूला y इक्वल टू W/2n। ठीक है, अब हेवी रेनफॉल रीजन है और बिटुमिनस कॉन्क्रीट पेवमेंट है, तो इस केस में जो कैम्बर होता है कितना होता है, 1/50 होता है, 1/50 होता है, तो n कितना हो गया, 50 हो गया। पुट कीजिए वैल्यूज और आंसर बताइए। कितना आ रहा है, W विड्थ ऑफ पेमेंट कितना, 7/2, n कितना 50। ठीक है, तो 7/100 दैट इज 0.07, 0.07 कौन सा, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, ग्रेट कंपनसेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ हाईवे इज नॉट नेसेसरी व्हेन। ये क्वेश्चन राजस्थान जेई में कई बार पूछा हुआ है, पीडब्ल्यूडी 2012 में भी था, उसके बाद डब्ल्यूआरडी और पीएचडी में से भी किसी में पूछा हुआ था, बाकी आरपीएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राइटेरिया ये बताइए। पहले भी हमने डिस्कस किया है, ग्रेट कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी व्हेन, कब हम प्रोवाइड नहीं करते, बताइए। When the gradient is more than 4%, sorry less than 4%, ग्रेडियंट 4% से कम है, तब हम क्या करेंगे, कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा,
ये आंसर हो जाएगा। व्हेन ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%, ठीक है, 4% से कम है तब हम कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एसएससी जेईई में भी पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 130, द डिजाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ टू वे ट्रैफिक वुड बी, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था, नोट भी कराया था आपको इसी क्लास में, जितने पॉसिबल केसेस थे, और बोला था कि डायरेक्टली पूछते हैं। अब मुझे आंसर बताइए इसका। टू लेन रोड है, टू वे ट्रैफिक है, मतलब कंडीशन ऐसी कुछ हो जाती है कि ये कोई रोड है और दो लेन से इसमें, और हर एक लेन में टू वे ट्रैफिक है, सॉरी टू लेन रोड बोला, टू वे ट्रैफिक बोला, तो इस तरह से है। बताइए 130 का। याद रखना, टू लेन रोड और टू वे ट्रैफिक बोलता है तो उसका मीनिंग ये है, ऐसा मत कर देना कि एक लेन पे दोनों साइड का मूवमेंट हो जाए, ठीक है, एक ही लेन पे दोनों साइड का मूवमेंट हो गया ना, तो उस केस में डबल हम प्रोवाइड करते हैं, लिखवाया था मैंने, अभी नोट करवाया था। तो इस केस में तो क्या होगा, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर, ठीक है, थ्योरेटिकली जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके बराबर ही हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। अगर सिंगल लेन पर दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट हो तो हम जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उससे डबल साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिस्कस किया था, मैंने नोट भी कराया था। जो लोग लेट आए होंगे उनको शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, द विड्थ ऑफ टू लेन्स विदाउट रेस्ड कर्व्स एज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस, सीधा रिकमेंडेशन है, पूछ बताइए। बहुत बार हमने डिस्कस किया है, विदाउट रेस्ड कर्व्स कितना होगा, 131 बताइए। 7 मीटर होता है, नोट कराया था हमने पहली क्लास में, ज्योमेट्रिक डिजाइन की पहली क्लास में हमने नोट किया था इसको, ठीक है, और विथ कर्व्स, विथ रेस्ड कर्व्स कितना हो जाता है, 7.5 मीटर, विदाउट रेस्ड कर्व्स 7 मीटर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 132, as per IRC the super elevation to be provided in horizontal curves of radius r is given by, सिंपल सा है, कितना प्रोवाइड करते हैं डिजाइन के लिए पूछा है, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 225r, सी आंसर हो जाता है। बहुत बार सुपर एलिवेशन का रिलेशन डायरेक्टली भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। 133 देखिए, एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट्स में कोज, बताइए, बहुत ज्यादा अगर हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तब उसके कारण क्या प्रॉब्लम होगी। ए ऑप्शन है डिटेरियोरेशन ऑफ सेंट्रल पोर्शन, बीच वाला पोर्शन डिटेरियोरेट हो जाएगा, मतलब उसका डैमेज हो जाएगा। बी देखिए, इरोजन ऑफ द बर्म्स, ठीक है, बर्म क्या होती है, साइड स्ट्रिप जो होती है, ठीक है, एज वाला जो पार्ट होता है उसको हम बर्म बोल देते हैं, इसका इरोजन हो जाएगा। सी देखिए, स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल्स टुवर्ड्स द मिडल, ठीक है, स्पीडी व्हीकल्स का स्लिप तो हो जाएगा लेकिन मिडल की तरफ नहीं होगा, एज की तरफ होगा ना, ठीक है। कैम्बर तो हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे प्रोवाइड करते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा तो स्लो मूविंग व्हीकल्स इधर एज की तरफ स्लाइड करेंगे, इसमें मिडल की तरफ बोल रहा है ना, ठीक है, स्लिप बोल रहा है टुवर्ड्स दी मिडल, तो मिडल की तरफ थोड़ी स्लिप होगा, एज की तरफ होगा ना स्लिप, तो सी ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। तो अब बताइए इस केस में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है इसका इरोजन हो जाता है, इरोजन ऑफ बर्म्स हो जाता है, सेंट्रल पोर्शन का डिटेरियोरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई, यहाँ पर व्हीकल का सेंटर ऐसा तो होता नहीं कि पीक पॉइंट पर व्हीकल चल रहे, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो स्ट्रिप वाला पोर्शन है, ठीक है, उस वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं इरोजन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन तो कैसे डैमेज होगा, ऐसा तो होता नहीं कि रोड के एकदम बीचों बीच बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक लोड हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो साइड स्ट्रिप होती है, बर्म जो होता है, उसके इरोजन की पॉसिबिलिटी होगी। सी ऑप्शन में अगर ऐसा बोलता कि टुवर्ड्स दी एज, ठीक है, तब उस केस में ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन स्लो मूविंग व्हीकल्स का होता है वो भी, यहाँ पे स्पीडी व्हीकल्स बोला है, ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, आंसर होगा ऑप्शन बी, इरोजन ऑफ द बर्म्स। इसके बाद देखिए 134, द क्रॉस स्लोप, मतलब केम्बर पूछा है, ऑफ पेवमेंट सरफेस अडॉप्टेड इन मैकेडम रोड्स, बताइए डब्ल्यूबीएम रोड के लिए कितना होता है,
बताइए 134। WBM रोड के लिए आपने देखा हो तो हैवी जो रेनफॉल रीजन से इनके लिए होता है 1/33, ठीक है। और लाइट रेनफॉल रीजन के लिए अगर हम बात करें WBM रोड्स की तो 1/40 होता है। अब आंसर बता दीजिए मुझे कौन सा होगा। हेवी या लाइट रेनफॉल तो बोला नहीं, तो इस रेंज में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है इस रेंज में 1/36। लाइट रेनफॉल रीजन के लिए 1/40 होता है WBM रोड्स के लिए, और हेवी रेनफॉल रीजन के लिए 1/33 होता है। इस रेंज में एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी 1/36, ठीक है। सिंपल सा है। 135 देखिए, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड्स आर अफेक्टेड बाय, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है कौन से पैरामीटर्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का डिजाइन जो हो गया, सुपर एलिवेशन हो गया, साइड डिस्टेंस हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये किस पैरामीटर से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये ऑप्शन है विड्थ ऑफ व्हीकल, तो विड्थ ऑफ व्हीकल से तो केवल विड्थ ऑफ जो पेवमेंट है वो अफेक्ट होता है। बी है लेंथ ऑफ द व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल से क्या होगा, टर्निंग रेडियस पे इफेक्ट होगा। सी हाइट ऑफ द व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल से स्पीड पर इफेक्ट होगा। ज्यादा हाइट के जो व्हीकल्स होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है, तो वहां पर ओवरटर्निंग की पॉसिबिलिटी होगी। डी है स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो इनमें से एक ही पॉसिबल आंसर है स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। क्योंकि जो व्हीकल की स्पीड है या आपने जो भी पैरामीटर्स की डिजाइन पढ़ी हो ना, वहां पे कहीं ना कहीं स्पीड का रोल होता है। स्पीड ऑफ व्हीकल, डिजाइन स्पीड का रोड कहीं रोल जो है वो किसी भी पैरामीटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। आप साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला उसमें वेलोसिटी की टर्म आती है, मतलब वेलोसिटी के बेसिस पे साइड डिस्टेंस हमें फिक्स करनी पड़ रही है। आप ट्रांजिशन कर्व की बात करो, ट्रांजिशन कर्व का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें भी वेलोसिटी की टर्म आती है। तो जो भी स्पीड ऑफ व्हीकल है या आप बोले डिजाइन स्पीड जो रोड की है, उसके बेसिस पर जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो स्पीड व्हीकल है या डिजाइन स्पीड ऑफ रोड जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ अदर पैरामीटर्स, अदर ज्योमेट्रिकल फीचर्स। क्योंकि कोई भी अदर पैरामीटर अगर आप डिजाइन कर रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं स्पीड पर डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। एक क्वेश्चन और बनता है इसी तरह का। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल डिजाइन के लिए पैरामीटर कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ज्योमेट्रिकल डिजाइन कौन सा होता है, तो वो डिजाइन स्पीड ऑफ रोड बोल दीजिए आप, ठीक है। मैक्सिमम जो स्पीड अलाउ करेंगे दैट इज डिजाइन स्पीड, ठीक है। डिजाइन स्पीड ऑफ रोड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर रीजन पूछे ना तो क्यों होता है, वो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि अदर पैरामीटर्स की डिजाइन को ये प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, इसलिए। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। Okay, then question number 136. A two-lane road with the design speed of 80 km per hour has a horizontal curve of radius 500 meter. Then what is the rate of super elevation for mixed traffic? Super elevation पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला हमारा v²/225 r। कर लीजिए कैलकुलेट, बताइए आंसर। .056। बाकी लोग भी देखिए, v कितना था 80 स्क्वायर/225 r इज 500 इतना। तो बाकी लोग भी चेक कर लेना, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। .056, .056, ठीक है। .056 तो मतलब ए आंसर हो जाता है। बाकी लोग भी देखिए।
ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137। व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, मतलब विड्थ ऑफ रोडवे, एक ही बात है ना। फॉर टू लेन नेशनल हाईवे, टू लेन रोड की बात कर रहा है और स्टेट हाईवे लोकेटेड इन द माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन। अभी एक और क्वेश्चन किया था, वहां पे सिंगल लेन के लिए पूछा था, सिंगल लेन के लिए कितना होता था, 6.25 मीटर होता था। दिस इज द डेटा फॉर सिंगल लेन रोड। ओके, अभी पूछा है टू लेन रोड के लिए, ये होता है 8.8 मीटर के बराबर, तो बी ए आंसर हो जाएगा। दिस इज फॉर टू लेन रोड। ओके ओके, ये डेटा है आप लोगों के पास या नोट कराऊं, बताइए। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या रोडवे विड्थ, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ये डेटा आपको चाहिए या नोट कराऊं। नोट करा दीजिए सर, नोट करा दीजिए। ठीक है, चलो नोट कीजिए इसे। नोट कीजिए इसे।
ओके, ये नोट किया आप लोगों ने? बताइए। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ रोड है वो यहाँ पे हमने लिखा है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए रिकमेंडेशन ये है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के लिए, और माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन के लिए ये है। ठीक है, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, एनएच और एसएच आप समझते होंगे। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे सिंगल लेन रोड्स अगर है तब उस केस में प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कितना 12 मीटर, टू लेन रोड के लिए भी प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में 12 मीटर, लेकिन माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन में सिंगल लेन के केस में 6.25 मीटर इतना कम से कम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए, और स्टीप और टू लेन रोड के लिए 8.8 मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। ओके, फिर एमडीआर समझते होंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सिंगल लेन के केस में ये डेटा और टू लेन के केस में ये डेटा। डेस लगाया मतलब कोई रिकमेंडेशंस गिवन नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है ना, माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन, वहां पर क्या होता है, टू लेन रोड्स नॉर्मली होती नहीं है, वहां पर रोड बनाना वैसे ही डिफिकल्ट होता है। फिर भी यहाँ पर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए जो पहाड़ी इलाके वहां पे दोनों ही केस में, मतलब सिंगल लेन टू लेन के केस में रिकमेंडेशंस गिवन है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि वहां पे टू लेन प्रेजेंट हो। ओके, तो अब एनएच और एसएच के अलावा कभी भी पहाड़ी इलाकों में कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी टू लेन रोड के लिए, सिंगल लेन रोड ही वहां पे नॉर्मली होते हैं। तो यहाँ पे डेस का मतलब है कि कोई रिकमेंडेशन गिवन नहीं है। ओके, तो ये बात हुई इनकी। इसके बाद जो है और भी डेटा है इसका। ठीक है, 5 टाइप का जो रोड है, रोड क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा किसमें, नागपुर रोड प्लान में रोड को पांच पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तीसरा होता था एमडीआर विच इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड फोर्थ वन जो है दैट इज ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड फिफ्थ वन इज वीआर विच इज विलेज रोड। ठीक है, पहली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। ओके, तीसरा लिखना किसके लिए, फॉर ओडीआर, नहीं पता तो लिख लेना अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, तो इनके लिए कुछ डिफरेंट रिकमेंडेशन है, नोट कीजिएगा इसे। ठीक है, तो ओडीआर जो है मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है, इनमें सिंगल लेन के केस में ये रिकमेंडेशन से 7.5 मीटर इन केस ऑफ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, एंड 4.75 मीटर इन केस ऑफ माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन। ओके, टू लेन रोड की बात करें तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कम से कम 9 मीटर फॉर्मेशन विड्थ होनी चाहिए, जबकि टू लेन रोड्स के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन केस ऑफ माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन। ओके, फिर विलेज रोड जो है वहां पे सिंगल लेन हम मान के चलते हैं, टू लेन रोड तो होते नहीं विलेजेस में, तो 7.5 मीटर एंड 4 मीटर। नोट किया आप लोगों ने? बताइए।
बताइए, सब लोगों ने ये नोट किया? ओके, तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा अब। फॉर्मेशन विड्थ पूछी थी माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन के लिए, 2 लेन रोड के लिए इट इज 8.8 मीटर। अब कर सकते हैं हम इजीली। ओके ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में ये ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम हाईवे मटेरियल्स वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप रिवाइज कीजिएगा पूरा चैप्टर। कुछ डाउट्स हो तो वो आप नोट करके रखिएगा, पूछिएगा। ठीक है, इस क्लास का पर्पज है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके, मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस कराई जा सके। ओके, तो डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, तो पूरा रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।